हेलो गाइस, आज मैं लेजेंड ऑफ अन्ना नाम के हिस्टोरिकल चाइनीज ड्रामा के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर ऐसा हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना। कहानी शुरू होती है एक मैसेकर से। असल में एक मार्किस ने ट्रीजन कर दिया था और उसके 80,000 आदमियों की आर्मी मारी गई थी। उसने खुद भी डर की वजह से सुसाइड कर ली। उस जमाने में गद्दारी की सजा थी कि आपकी 9 जनरेशंस को बीहेड कर दिया जाएगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। ऑफिशियल्स आर्मी लेकर दी मैंशन में पहुंच जाते हैं। दी उस गद्दार मार्किस का सरनेम है। उसके फैमिली मेंबर्स, सर्वेंट्स, हर किसी को मारा जा रहा था। हर जगह लाशें ही लाशें बिखरी हुई थी। एक छोटी लड़की को दिखाते हैं जो इस मार्किस की बेटी थी। इसका नाम है डी जी युआन। जब वो देखती है कि यहाँ हर किसी को कितनी बुरी तरीके से कत्ल किया जा रहा है, वो एक ऑफिशियल पे चिल्लाती है, ये सब रोक दो। हर कोई जानता है कि हम लॉयर है और हमारी फैमिली कभी गद्दारी नहीं करेगी। डी जीवान बिल्कुल भी नहीं घबराती, उसकी आंखें ब्लिंक तक नहीं करती। मगर इस ऑफिशियल को फर्क नहीं पड़ता। वो जीवान को मारने ही वाला था कि यहाँ हान ई आ जाता है। ये बच्चा क्राउन प्रिंस है जिंग किंगडम का, जहाँ ये स्टोरी सेट की हुई है। वो एम्परर की एक डैकरी को लेकर आया था। वो कहता है कि दी जीवान डैकरी रिसीव करो। जब एम्परर की डैकरी यानी एम्परर कोई चीज का ऑर्डर देते हैं और वो पढ़ के सुनाया जाता है, तो वो ऑर्डर या पैगाम जिसके लिए होता है वो बैठकर उस पूरे मैसेज को सुनता है और एक्सेप्ट करता है। डी जीवान भी ऐसा ही करती है। लेटर में लिखा था कि मार्किस ने दुश्मन किंगडम के साथ मिलकर गद्दारी की है, जिसकी सजा उसकी फैमिली को मिलेगी। उनकी जान नहीं बख्शी जाएगी, लेकिन डी जीवान की जान को बख्शा जा रहा है क्योंकि वो क्राउन प्रिंस की फियांस है। उन दोनों का रिश्ता पिछले एम्पायर यानी हान ई के दादा ने फिक्स करा था। डी जीवान को हमेशा हमेशा के लिए दाई माउंटेन भेजा जा रहा है, वो वहीं पर रहेगी। हान ई डैकरी सुनाते ही सीधा जीवान को हाथ देकर उसे खड़ा करता है और बोलता है कि ये एम्पायर की डैकरी थी, पर मेरी क्राउन प्रिंसेस तो तुम ही बनोगी। जीवान उसे अपना हाथ छुड़वाती है और बोलती है कि भले ही पुराने एम्पायर ने मुझे क्राउन प्रिंसेस अपॉइंट करा है, लेकिन मैं दी फैमिली की अकेली सर्वाइवर हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी तुम्हारी क्राउन प्रिंस बन पाऊंगी? जीवान वहाँ से चली जाती है ग्रेट अम्ब्रेला को लेकर। अब 10 साल बीत जाते हैं उस बात को। हानी बड़ा हो चुका था और अब तक जीवान को याद रखा हुआ था। वो हर 3 महीने में जीवान के लिए तोहफे भिजवाता था, पर जीवान ऐसे कोई जवाब नहीं देती थी। उसी चक्कर में क्राउन प्रिंस ने अब तक किसी और लड़की से शादी भी नहीं करी है। यहाँ एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है। ये है लुओ मिंगशी, जो किंगडम में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस की पोजीशन को संभालता है। वो जीवान और हानी दोनों का ही अच्छा दोस्त है। इस वक्त वो हानी से आकर मिलता है। वो देखता है कि हानी जीवान के लिए तोहफे भिजवा रहा है, तो उसे बोलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है। पहले एम्पायर को तो मना लो कि वो जीवान को पहाड़ से आने की परमिशन दे दे। हानी कहता है कि एम्पायर को मनाने के लिए मैं साउथ जा रहा हूँ, वहाँ डोंगचिन के पायरेट्स ने लूटमार मचाई हुई है, मैं उनसे निपट लूंगा, तो शायद राजा मुझसे खुश हो जाएंगे और फिर मैं जीवान को रिहा करने की दरख्वास्त कर सकूंगा। डोंगचिन शायद दूसरा किंगडम है जो कि इनका दुश्मन है। मिंगशी हानी से काफी कूल तरीके से बात कर रहा था, यानी सही से बात नहीं कर रहा था। अब साउथ का एक सीन दिखाते हैं जहाँ हानी जाने वाला है। वहाँ एक लड़की को दिखाते हैं जिसने लाल कपड़े पहने हुए हैं। इस लड़की को कबूतर एक लेटर लाकर देता है जिसमें कोड वर्ड्स में बात लिखी हुई थी, जिसका मतलब था कि कोई खास गेस्ट आया है। ये लेटर हानी के आने की अपडेट दे रहा था। हानी यहाँ पहुँच जाता है साउथ में। बारिश चल रही होती है। वो अपने नौकर जीली को भेज देता है मदद के लिए साउथ की शिप्स लाने, और उसी एक माँ और 2 बच्चे भी दिखाई देते हैं जो बेचारे बारिश में भीग रहे थे। वो जेली से कहकर अपनी अम्ब्रेला भी उनको दे देता है और खुद अम्ब्रेला टाइप कैप से ही गुजारा कर लेता है। ये कैप थोड़ी घूंघट की तरह की थी, स्क्रीन पर देख ही सकते हैं आप लोग। इसे सिर्फ मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही थी जो इमेजेस नहीं देख पाते हैं और सिर्फ एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं। हानी नोटिस करता है कि डोंगचिन की शिप्स अभी पास में ही है। डोंगचिन के कुछ स्पाइस भी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा भी करते हैं, पर वो एक हट में खड़ा हो जाता है। वहाँ लाल कपड़े और लाल अम्ब्रेला के साथ एक लड़की सो रही थी। पानी उसके ऊपर उड़ रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये लड़की वही लड़की है जिसने वो कबूतर वाला लेटर रिसीव किया था। हानी सोचता है कि कहीं ये लड़की बीमार न पड़ जाए, इसीलिए अपना क्लोक उस पर उड़ा देता है। पर इतने में ये लड़की उठकर सीधा हानी का हाथ पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम अकेली लड़की का फायदा उठा रहे हो। हानी उसे समझाता है कि मैं तो बस यहाँ आपको ठंड न लग जाए इसीलिए अपना क्लोक उड़ा रहा था। ये लड़की अब सीधा हानी पे लाइन मारने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम तो बड़े ही अच्छे लड़के हो, माफ करना मैंने तुम्हें गलत समझा।
हानी उसे कहता है कि आपको इस तरह यहाँ अकेले नहीं सोना चाहिए, किसी आदमी की नजर बुरी हुई, उसके इरादे गलत हुए। यहाँ डोंगचुन के लोगों ने देख लेते हैं। ये लड़की समझ जाती है कि ये डोंगचुन के लोग और हानी को लेकर एक कॉर्नर में चली जाती है। यहाँ आकर वो हानी को बोलती है कि तुम तो किसी नोबल घराने के लड़के लग रहे हो। हानी कहता है कि हाँ, पर आप कौन हो और अपना गुजारा कैसे करती हो? ये लड़की बोलती है कि मैं ट्रैवलर हूँ और भटकती रहती, मैं बुक को उसके कवर से ही पढ़ लेती हूँ। वो बताना चाह रही है कि वो कितनी एक्सपीरियंस है और उसे कितना पता चल रहा है। इतने में यहाँ फिर से डोंगचुन के लोग आ जाते हैं और इस लड़की को तो बस मौका चाहिए होता है। वो हानी को एक छोटी बोट पे डाल देती है और खुद भी उसके ऊपर ही लेट जाती है। ये गुंडे इन्हें पकड़ ही ना पाए, इसीलिए वो बोट की रस्सी भी खोल देती है, जिस वजह से हानी और ये लड़की समंदर में काफी आगे आ चुके थे। ये लड़की मल्टी टैलेंटेड है, बोट भी चला लेती है। जब वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है, सो जाती है और टाइम ज्यादा बीत जाता है, तो हानी खड़ा हो जाता है और बोट को खुद ही चलाने लगता है। वो डोंगचुन से वॉर्मिस नहीं करना चाहता था, लेकिन सडनली उसे बोट चलाने नहीं आ रही थी। इस लड़की की नींद उठ जाती है और वो आकर हानी को बोट चलाना सिखा, बहुत ज्यादा टची होते हुए। हानी को अनकंफर्टेबल लगता है और उसके हाथ से बोट चलाने वाली स्टिक पानी में गिर जाती है। ये लड़की स्टिक के लिए पानी में कूद रही थी, पर हानी उसे पेट से पकड़ के बचा लेता है। अभी यहाँ इन्हें सामने से बहुत सारी शिप्स आती हुए दिखाई देती है। ये डोंगचुन की पायरेट फ्लीट थी। जान बचाने के लिए ये लड़की अपनी बोट को ही उल्टा कर देती है और ये दोनों शिप के नीचे छुप जाते हैं। इस सिचुएशन में भी ये लड़की कोई मौका नहीं जाने दे रही थी हानी से फ्लर्ट करने का, इसलिए हानी उसे कहता है कि मौत हमारे सामने है, लेकिन फिर भी तुम मजाक करने की हिम्मत रख। एक काम करो, तुम भाग जाओ, मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा। ये लड़की बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँ। अगर हम यहाँ से बचकर वापस निकल गए तो मैं पक्का तुमसे शादी कर। वहीं डोंगचुन की शिप के आदमी इस बोट को वापसी सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन्हें भी शक हो रहा था कि नीचे कोई छुपा हुआ है। बोट अब सीधी हो जाती है, लेकिन डोंगचुन के आदमी की नजर पड़ती है सामने की तरफ और ये सब चौकन्ना हो जाते हैं। ये लोग दुश्मन दुश्मन करके चिल्लाने लगते हैं। असल में सामने से अल्लाह अबॉट आ रही थी। ये भी एक पायरेट फ्लीट है, लेकिन दुश्मन किंगडम की नहीं, जिन किंगडम की, यानी वही किंगडम जहाँ से शो के मेंबर्स बिलोंग करते हैं। अल्लाह अबॉट की फ्लीट में भी बहुत सारी शिप। हानी बोलता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर ये वाली लड़की जवाब देती है कि मैंने कहा अगर हम यहाँ से जिंदा बच गए तो मैं जरूर तुमसे शादी करूंगी। यहाँ अल्लाह अबॉट की एक शिप इनके पास आ जाती है। इसमें एक रस्सी लगी हुई थी, इसे ये लड़की अपने हाथ में पकड़ के फ्लाई करते हुए सबसे बड़ी वाली शिप के सबसे ऊपर जाके खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं जाना हूँ अल्लाह अबॉट की चीफ। अगर तुम लोगों ने जिनको लूटने की कोशिश की तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वो अब सामने बोट पे खड़ी होकर एक आदमी पे तीर से निशाना लगा के उसे मार देती है और अपने साथियों को ऑर्डर देती है कि डोंगचुन की फ्लीट के साथ वॉर शुरू कर दो। अब हमें इस लड़की का नाम पता चल ही गया है कि अल्लाह है, तो चलो इसे अल्लाह बोल के ही बुलाते हैं। अल्लाह काफी सारे दुश्मन के आदमियों को मार देती है। उसके पास बहुत सारे आदमी भी है जो डोंगचुन के लोगों से फाइट में उसकी मदद कर रहे थे। अल्लाह की 2 फीमेल असिस्टेंट पायरेट्स भी, एक अल्लाह की तरह ही फाइट कर रही थी और दूसरी हिसाब किताब लिख रही थी कि लोगों ने अब तक कितने आदमी मारे। अल्लाह की मदद करने हानी भी बोट पर आ जाता है और वो भी डोंगचुन के आदमियों से फाइट करने में अल्लाह की मदद। एक वक्त पर एक एरो अल्लाह को लगने ही वाला था, पर हानी उसे बचा लेता है। तीर हानी के शोल्डर से गुजर चला जाता है। अल्लाह खुश होती है कि हानी उसकी मदद के लिए आया, और जब वो देखती है कि इस चक्कर में हानी का खून, वो स्वॉर्ड से सीधा उस आदमी पे निशाना लगा देती है जिसने हानी को जख्मी किया। वो आदमी मर जाता है। अल्लाह कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को बचाने की। अल्लाह ने जैसे पक्का इरादा बता दिया हो हानी से शादी करने का। अब तक अल्लाह और उसकी टीम डोंगचुन के सारे आदमियों को मार के उनकी फ्लीट पे कब्जा कर देती है। सारे आदमी और सब इस बात को सेलिब्रेट करते हैं। बाद में अल्लाह हानी के पास जाती है और उसे लगाने की कोशिश करती है, पर हानी शर्मा रहा था क्योंकि चोट उसके शोल्डर्स पर लगी थी। तो अल्लाह बाकी सब लोगों को कहीं और देखने को बोलती है। अब यहाँ इतने में जिनके साउदर्न नेवी फोर्सेस की शिप्स दिखाई देती है। ये शिप्स जेली के बोलने पर यहाँ मदद के लिए आई है। जेली हानी के लिए काम करता है और हानी ने जेली को इन्हें लाने भेजा था, लेकिन ये लोग अब आए हैं जब इनकी जरूरत ही नहीं है, सारा काम तो हो चुका है। अल्लाह भी ऐसे ही बोलती है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमेशा ही काम होने के बाद ही आते हैं। वो अपने आदमियों को डोंगचुन के आदमियों की लाशों को पानी में फेंक देने का ऑर्डर देती है और ये भी बोलती है कि बोट के डायरेक्शन को चेंज कर लो, लेकिन हानी उसे बता देता है कि वो जिन किंगडम से आई बोट इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
क्योंकि वो खुद जिनका क्राउन प्रिंस है। आला बोलती है कि अच्छा, तो मैंने क्राउन प्रिंस की जान बचाई, यानी मैं क्राउन प्रिंसेस बनूंगी। हानी बोलता है कि थैंक यू, पर क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन तो किसी और की है, मैं आपको वो नहीं दे सकता, पर तुम अगर कुछ और मांगोगी तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आला बोलती है कि मैं दहेज में 30,000 सोल्जर्स ले आऊंगी, मुझे क्राउन प्रिंसेस तब भी देंगे। हानी कहता है कि आप कुछ और भी मांग सकती हो, मैं आपको ये नहीं दे सकता। आला हानी की बेल्ट पे लगा एक कीचेन निकाल लेती है और बोलती है कि उन दोनों ने एक साथ रात गुजारी है। हानी ने अपने प्यार का प्रूफ देने के लिए उसे ये कीचेन भी दिया है और अब अल्लाह 30,000 सोल्जर उसे दे रही है उसे शादी करने के लिए, क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए। हानी बोलता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अल्लाह बोलती है कि हुआ है, सबको पता है। असल में अल्लाह इस बात को ऐसे जोर जोर से बता कर करवा रही है। आगे क्या हुआ इस बारे में क्राउन प्रिंस खुद जाकर एम्पायर पैलेस के कुछ और इम्पोर्टेंट लोगों को बताता है। वो बताता है कि बाद में उसे नेवी फोर्सेस के साथ मिलकर अल्लाह और उसकी फ्लीट की मदद से डोंगचुन के पायरेट्स का सफाया कर दिया। अल्लाह क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए बदले में 30,000 आदमियों की फौज भी ऑफर कर रही है। असल में अल्लाह ने एक लेटर भिजवाया था हानी के साथ, वही लेटर हानी राजा को देता है। इस लेटर में बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एक लाइन मुझे क्राउन प्रिंसेस की पोजीशन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए 3 बार लिखी हुई थी। राजा कहते हैं कि अल्लाह बड़ी ही इंटरेस्टिंग लड़की लग रही है। वहाँ जो ऑफिसर्स मौजूद थे उनमें से कुछ कहते हैं कि अल्लाह बहुत काबिल लगती है, हमें उसे क्राउन प्रिंसेस बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तो कुछ सजेस्ट करते हैं कि राजा को इस बारे में कोई भी डिसीजन लेने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। राजा सबको यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और अकेले में हानी से बात करते हैं। हानी कहता है कि अब तो मैंने दुश्मनों का सफाया भी कर दिया है, मैं कोई अप्रिसिएशन भी नहीं चाहता, मुझे बस ज़ीवान से शादी करनी है। पर राजा कहते हैं कि ना तो ज़ीवान ना ही अल्लाह क्राउन प्रिंसेस बनने के काबिल है। वो बताते हैं कि उन्होंने एक रॉयल हंट रखा है कुछ दिन के बाद, जहाँ नोबल लड़कियों को इनवाइट किया जाएगा, जिसमें क्राउन प्रिंस को जाना होगा और अपने लिए शादी के लायक कोई लड़की चुननी होगी। कुछ दिनों के बाद जब ये हंट का दिन आता है तो यहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हुई थी। कुछ रॉयल फैमिली के लड़के भी आए हुए थे जो निशाना लगा रहे थे और एनिमल हंट कर रहे थे। यहाँ हानी भी आकर अपने तख्त पर बैठ जाता है। लड़कियां गॉसिप कर रही होती है कि सुना है कोई रैन एंडा नाम की लड़की फीमेल पायलट है जो क्राउन प्रिंस से शादी करना चाहती है। कोई बोल रहा था कि क्राउन प्रिंस ने तो अपना दिल ज़ी युआन को दिया हुआ है। वही लड़के निशाना लगाते हुए ये बेट लगा रहे थे कि ये रेड एंडा खूबसूरत होगी या बदसूरत। तभी वेंशो नाम का लड़का आकर सही जगह निशाना लगाता है और बोलता है कि मुझे लगता है जिस लड़की ने क्राउन प्रिंस के साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करा है, रन एंडला, वो बदसूरत तो नहीं हो सकती। वेंशो अब जाके क्राउन प्रिंस के पास खड़ी हो जाता है। असल में ये हानी यानी क्राउन प्रिंस का पेज है और हम क्राउन प्रिंस को कभी हानी और कभी क्राउन प्रिंस बोलेंगे। अभी यहाँ म्यूजिक की आवाज आती है। लड़की बड़ी ही नजाकत से पियानो टाइप का कुछ बजा रही होती है। लड़की युवान चिन है। मैंने अल्लाह की 2 फीमेल पायरेट असिस्टेंट के बारे में बताया था। ये लड़की उन्हीं में से एक है जिस पर शायद वेंशो फिदा हो चुका है क्योंकि वो उसे ऐसे ही घूर रहा है। युवान शू यानी दूसरी फीमेल पायरेट भी उसके साथ ही खड़ी हुई है। यहाँ पर अब अल्लाह भी आ जाती है घोड़े पे बैठे हुए। वो 2 ईगल्स पे एक साथ निशाना लगाकर उसे हानी के पास लाकर रख देती है। वेंशो उसे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। अन्ना एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि मेरा नाम रेन एंडा है और मैं यहाँ क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए आई हूँ। एपिसोड अन्ना की इसी लाइन पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। मुझे और पार्ट्स बनाने चाहिए या नहीं ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।